हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अपना थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसके पहले हमने अल्कोहल से किया था, अल्कीन से किया था, और आज हम लोग करेंगे फ्रॉम अल्केन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी दो मेथड देख चुका है और एक मेथड और भी हमने देख लिया हाइड्रोजन एक्सचेंज वाला। आज हम लोग आखिरी मेथड कर रहे हैं जिसका नाम होगा फ्रॉम अल्केन से। सो फोर्थ वाला होगा हमारा फ्रॉम अल्केन। ठीक है, हमने अल्कोहल से बनाया, अल्कीन से बनाया, हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड किया, और आज हम लोग करने जा रहे हैं फ्रॉम अल्केन। अल्केन में हम लोग करेंगे हैलोजिनेशन। क्या करेंगे? हैलोजिनेशन। याद आ रहा है? हैलोजिनेशन में हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे। अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालना, ठीक है, हैलोजन में से एक हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करा देते थे। वो फ्री रेडिकली क्या होता था? सब्स्टिट्यूट हो जाता था, है ना। तो अल्केन में हम लोग क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को निकाल के एक हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट करा देते हैं बाय फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया, पहला वाला रिएक्शन कर रहा हूं मैं, क्लोरीनेशन। हम लोग करेंगे क्लोरीनेशन। ठीक है, ओके। क्लोरीनेशन में क्या होगा? मान लीजिए मैंने लिख दिया CH4 और यहां पर क्लोरीन लिख दिया, और यहां पर सनलाइट के प्रेजेंस में मैंने बना दिया CH3Cl, और एक मिल जाएगा अपने पास HCl। ठीक है, ये रिएक्शन यहां पे रुकता नहीं है। फिर से ये किसी एक क्लोरीन को पकड़ता है, बना देता है CH2Cl2, फिर भी नहीं रुकता है। फिर से किसी क्लोरीन को पकड़ता है, बना देता है CHCl3, और फिर से किसी क्लोरीन को पकड़ता है, बना देता है CCl4। मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो कंटेनर है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो कंटेनर है, दोनों में मैंने एक में लिया है क्लोरीन और एक में लिया है मीथेन गैस। दोनों गैस है, तो मैंने क्या किया? क्लोरीन वाले गैस को मीथेन वाले गैस में डाल दिया। जैसे ही दोनों में डाल दूंगा तो दोनों में रिएक्शन शुरू होना चाहिए। तो उन दोनों को उठा के मैंने क्या किया? सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया। सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे ही वहां पर सनलाइट पड़ेगा वो रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगा। रिएक्शन इनिशिएट होगा, दोनों के बीच में रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसको इनिशिएट करने के लिए अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेप ऑफ द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज एंडोथर्मी। एनर्जी लेता है, सामने से एनर्जी देनी पड़ती है तब रिएक्शन स्टार्ट होगा, वरना खड़ा रहेगा, वरना कुछ नहीं होगा, उससे बैठा रहेगा। समझा? तो एनर्जी देनी पड़ेगी तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो रिएक्शन स्टार्ट होगा तो वहां पर क्लोरीन और मीथेन दोनों मिलके ये प्रोडक्ट बनाएंगे। होता क्या है कि अगर क्लोरीन और मीथेन दोनों में से जब तक एक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करता रहेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमने एक ही मोल्स ऑफ मीथेन लिया या एक ही मोल्स ऑफ क्लोरीन लिया। नहीं, हमारे पास क्लोरीन भी है, मीथेन भी है। दोनों को डालने के बाद जब तक दोनों में से एक कोई कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड होता रहता है। तो हम बोलेंगे कि ये अच्छा मेथड नहीं है अल्काइल हैलाइड बनाने का। मान लीजिए मेरे को क्लोरोफॉर्म बनाना था, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो इनको बनाने के बाद इनको आइसोलेट करने में हमारा बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है अगर हम लोग इनको अलग अलग करने लगे तो। क्योंकि सभी के सभी क्या हो जाते हैं? कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। एक ही में हम लोगों को कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अल्काइल हैलाइड बनाने का ये अच्छा मेथड तो नहीं है। लैबोरेटरी वाले इसको प्रीफर करते भी नहीं है। अगर इंडस्ट्री वगैरह में देखा जाए ज्यादा ये प्रीफर नहीं करते, लेकिन हमारे सिलेबस में तो हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। सो अल्काइल हैलाइड बनाने का एक सिंपल मेथड है बाय सनलाइट के प्रेजेंस में, और हैलोजिनेशन प्रोसेस हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होता है। मीथेन लिए थे हम लोग, देखो मीथेन से अपन बनाते हैं मिथाइल क्लोराइड, फिर ये लिए कहोगे डाइमिथाइल क्लोराइड, मतलब डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन प्रोसीड होता है बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 स्टेप मैकेनिज्म। क्लियर हो रहा है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जब कभी भी बात आए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की तो याद रखना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में 3 स्टेप होता है। पहले स्टेप को हम लोग बोलते हैं चेन इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप को हम लोग बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन एंड लास्ट एंड थर्ड स्टेप को हम लोग बोलते हैं चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन। सॉरी, फर्स्ट स्टेप को चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन में क्या होता है? फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है? एक फ्री रेडिकल अपने जैसे और फ्री रेडिकल को फॉर्म करता है। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जितने भी फ्री रेडिकल बना है सबको हम लोग साइड में कर लेते हैं और उनसे कंबाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। इसमें हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ती है तो ये हो जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये हो जाता है एंडोथर्मिक, मतलब अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर रिएक्शन स्टार्ट होगा, अदरवाइज वैसे रुका रहेगा। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में आपको रखना होगा। ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लोरीनेशन तो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, हीट के प्रेजेंस में होगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा, हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में होगा। समझ में आ रहा है? ये रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, पेरोक्साइड, लाइट, ठीक है। और आप बोल सकते हो सनलाइट की प्रेजेंस में, अभी लाइट यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। कोई रेडिकल वगैरह हो गया उनके प्रेजेंस में भी हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे कंडीशन होते हैं, कुछ भी आप उसमें से ले लो। अगर आप हाई इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो फिर भी आपको फ्री रेडिकल मिल जाएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दो, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया है ना, और पेरोक्साइड दे दिया, ये सबके प्रेजेंस में अपना ये रिएक्शन होता है। तो चेन इनिशिएशन में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे इनिशिएशन वाला, ठीक है। क्या होता है कि एक क्लोरीन आएगा, क्लोरीन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? बहुत अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं। क्लोरीन क्या करता है? अपने आप को होमोलिटिकली ब्रेक करता है। क्लोरीन अपने आप को होमोलिटिकली ब्रेक करता है, बीच में से टूटना, होमोलिटिकली। अगर एक बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन से, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर सेपरेट हो जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने आप को आधा आधा दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? होमोलिटिक। एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाए तो हेटेरोलिसिस। देखिए 2 तरीके का फ्यूजन होता है। अगर मैं बात करूं फ्यूजन की, यहां पर लिखते हैं फ्यूजन। फ्यूजन 2 तरीके का हम लोग देखते हैं, एक होता है होमोलिसिस और एक होता है हेटेरोलिसिस। होमोलिसिस में क्या होता है? बीच में एक 2 एटम के बीच में बॉन्ड बना है, एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हेटेरोलिसिस में क्या होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उनके पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, ओके। तो क्या बनता है यहां पर? Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप जिसको हम लोग बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? मान लीजिए एक मिथाइल आ गया हमारे पास, मीथेन, CH, H, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल बना ना, एक फ्री रेडिकल आता है मिथाइल के पास, मतलब मीथेन के पास, Cl फ्री रेडिकल। ये बोलता है कि आप अपने आप को होमोलिटिकली ब्रेक करो, बोलता है ठीक है, हो रहा हूं मैं। ये जैसे ही होमोलिटिकली ब्रेक होता है तो बन जाता है CH3 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल।
है ना। तो ये Cl फ्री रेडिकल, ये जो H फ्री रेडिकल है Cl के साथ बॉन्ड बना लेता है। मतलब क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ जितना अच्छा बॉन्ड बनेगा उतना अच्छा क्लोरीन कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। याद रखना कभी भी, क्लोरीन का बॉन्ड बनाने की इंटेंसिटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। मतलब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाएगा कंपेरेटिवली कार्बन। तो यहां पर बन जाता है CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। क्लियर। अब ये CH3 फ्री रेडिकल को इसने क्या किया, ये अच्छा खासा स्टेबल था मीथेन में, क्लोरीन आया इसका काम तमाम कर दिया, इसको फ्री रेडिकल में जनरेट कर दिया, अनस्टेबल बना दिया। अब ये क्या बोलेगा, भाई तुमने मेरे को बर्बाद किया, मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। तो फिर से ये क्लोरीन को पकड़ता है, वहां से एक फ्री रेडिकल को तोड़ता है और बना लेता है CH3Cl और एक फिर से C रेडिकल को जनरेट कर देता है ना। जब यहां पर CH3 फ्री रेडिकल बना ये वाला, ये फिर से एक क्लोरीन को पकड़ता है और बना लेता है CH3Cl और फिर से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल को छोड़ देता है। अब ये फ्री रेडिकल क्या करता है, फिर से किसी मीथेन मॉलिक्यूल्स को पकड़ता है और ये रिएक्शन इस तरीके से चलता रहता है। ये रिएक्शन इस तरीके से चलता रहता है। कब तक चलेगा, जब तक या तो मीथेन या तो क्लोरीन दोनों खत्म नहीं हो जाते। या तो क्लोरीन खत्म हो जाए या तो मीथेन खत्म हो जाए, या तो दोनों खत्म हो जाए। ठीक है, कंप्लीटली जब तक दोनों नहीं कंप्लीटली खत्म होंगे तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड करता ही रहेगा, ये रिएक्शन प्रोपोगेट होता रहेगा, ऐसा चलता ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये रिएक्शन को रोकना, तो हम लोग बोलते हैं एक और स्टेप करेंगे जिसका नाम होता है टर्मिनेशन। उस स्टेप का नाम क्या होता है, टर्मिनेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना फ्री रेडिकल बना सबको एक जगह लिख लो। तो हमने देखा एक Cl फ्री रेडिकल बना है, और अच्छा हमने देखा एक CH3 फ्री रेडिकल बना है, Cl फ्री रेडिकल बना है, CH3 फ्री रेडिकल बना है, हमने देखा एक H फ्री रेडिकल बना है क्या। हाँ, तो क्या होता है, एक पॉसिबिलिटी है कि Cl फ्री रेडिकल नहीं, H फ्री रेडिकल नहीं बना है, क्योंकि H फ्री रेडिकल तो यहां से जुड़ गया यार, H फ्री रेडिकल नहीं बना है। ठीक है, तो यहां पर CH3 फ्री रेडिकल बना है और Cl फ्री रेडिकल। तो Cl फ्री रेडिकल कंप्लीटली इन दोनों से कंबाइन होकर Cl2 बना सकता है, या तो ये CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल मिलके CH3 बना देंगे, या तो फिर ये CH3 फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होके CH3Cl बना देंगे। यानी कि इस रिएक्शन में मिथाइल क्लोराइड के साथ साथ इथेन भी बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको बताना था। हम लोग ने देखा कि यहां पर CH3Cl बना, फिर आगे अगर हम लोग प्रोसीड करवाएंगे इसका रिएक्शन, मान लो इसके साथ फिर से फ्री रेडिकल लगाएंगे तो CH2Cl2 बनेगा, फिर करेंगे तो CHCl3 बनेगा, फिर करेंगे तो CCl4 बनेगा। यानी कि यहाँ पर एक मीथेन और इथेन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक इथेन के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो यही है हमारा फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। इससे अपने को अल्काइल हैलाइड मिलता है, लेकिन उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं होता। कॉपी करिए, आगे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड वाला ब्रोमिनेशन। इसके पहले हमने क्लोरीनेशन किया था अभी। तो ब्रोमिनेशन देखिए क्या होगा, ब्रोमिनेशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, CH4 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या मिलेगा, CH3Br प्लस HBr। क्लियर हो रहा है, CH3Br प्लस HBr। फिर से ये किसी ब्रोमीन को पकड़ेगा, रिएक्ट करके CH2Br2 प्लस HBr बनाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है। अपने को मालूम है कि ब्रोमीन और मीथेन दोनों जब तक कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक रिएक्शन चलता रहेगा। फिर से ये किसी ब्रोमीन को पकड़ता है, CHBr3 प्लस HBr बना लेता है। अभी भी एक बचा है, तो यहाँ पर ब्रोमीन पकड़ता है किसको, इसको, तो बन जाता है CBr4 और HBr। तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को शो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये भी शो करेगा। जैसे कि हम लोग देखेंगे इसमें चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपोगेशन, चैन टर्मिनेशन, 3 तरीके का इसमें भी देखेंगे, मैकेनिज्म आप कर लेना। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सी वाला, दिस इज आवर बी वाला एंड वी आर गोइंग फॉर सी वाला, आयोडीनेशन। ठीक, आयोडीनेशन यानी कि मान लो मीथेन पकड़ा और उसमें आयोडीन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है,
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनेगा CH3I प्लस HI। एक यहां पर एक बात याद रखना, ये जो आयोडीन है मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, रिएक्शन में जितना HI बना है मिथाइल आयोडीन, इनको रिड्यूस करके फिर से मीथेन बना देता है और आयोडीन बनाता है, तो ये रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड प्रोसीड नहीं हो पाता। तो उसको आगे की तरफ प्रोसीड करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आयोडीन स्ट्रॉन्ग, तो ये रिएक्शन को बैकवर्ड करने लगता है, तो इसको आगे की तरफ प्रोसीड करवाने के लिए वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे, जैसे हम लोग ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HiO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड और इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड। क्लियर हो रहा है यहां तक? तो जैसे इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये HI की फॉर्मेशन को रोक देता है और आगे की तरफ प्रोसीड होने देता है। मतलब जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे इस रिएक्शन में तो HI को ये बनने ही नहीं देगा, HI को बनने ही नहीं देगा, डायरेक्टली CH3I बनाएगा। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। एक और हमारा होता है फ्लोरिनेशन, जो कि हम लोग करते नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं क्यों फ्लोरिनेशन को अपन प्रीफर नहीं करते। मान लो मैंने ले लिया CH4 प्लस F2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और CH3F बनना चाहिए था साथ में HF। होता यह है कि ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाता है, इतनी ज्यादा एनर्जी यहां से रिलीज होती है कि पूरा सिस्टम ब्लास्ट हो जाता है। जहां पर हमें रिएक्शन को करवा रहे हैं एक बॉम्ब ब्लास्ट की तरह एकदम बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। जैसे एक बॉम्ब को अगर हम लोग विस्फोट करते हैं कितनी एनर्जी निकलती, वैसा इस रिएक्शन में होता है, कोई प्रीफर नहीं करता। हाँ, इसके लिए हम लोग देखते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हम लोग इसके लिए क्या देखते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जो कि अपन ने किया था फिंकेल-स्टेन रिएक्शन, है ना। और सेकेंड वाला हमने किया था स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन, है ना। फिंकेल-स्टेन में हम लोग अल्काइल आयोडाइड बनाते थे, स्वार्ज रिएक्शन में हम लोग अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, जो कि एकदम सिंपल सा मेथड है प्रिपेयर करने का, अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड। इस मेथड से अगर अल्काइल फ्लोराइड बनाओगे तो कोई मतलब नहीं है, अल्काइल आयोडाइड बनाओगे तो आपको एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले तो इसको ऐड कराओ फिर बाद में इसको रियूजिंग करो, मतलब अच्छा मेथड और प्रिपरेशन नहीं है। लेबोरेटरी वाले इसको प्रिफर नहीं करते, इवन इंडस्ट्री में भी इसको इतना प्रिफर नहीं किया जाता अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। क्लियर हो रहा है? चलिए इसको लिखिए, तो एक मेथड और देखते हैं। तो हम लोग ने हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरिनेशन देखा, जिसमें से क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन इज इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन को हम प्रीफर नहीं करते हैलोजिनेशन में, ठीक है। उसके लिए हैलोजन एक्सचेंज मेथड अभी बताया। एक और देखते हैं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या देखेंगे बच्चों? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। ठीक है, मतलब अलाइल आपको याद हो रहा है, अलाइल अभी स्टार्टिंग में ही देखे थे ना, अलाइल, विलाइल, बेंजाइल, जेमिनल, विसिनल, बोला मतलब 5 टर्म याद रखना। तो आपको 5 टर्म में क्या क्या याद रखना है? बेंजाइल हलाइड, पहला बेंजाइल हलाइड, दूसरा क्या याद रखोगे? अलाइल हलाइड, तीसरा क्या याद रखोगे? विनाइल हलाइड, चौथा क्या याद रखोगे? जेमिनल डाइहलाइड, और पांचवा विसिनल डाइहलाइड, जो कि हमने इस पहले भी देख चुका है। तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया? मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने मान लो कोई हैलोजन डाला तो मुझे मिल जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर एक हैलोजन है जो जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक हैलोजन आके जुड़ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ रिएजेंट लेते हैं, इसके लिए अपन कुछ रिएजेंट लेते हैं, ठीक है। जो रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं, वो रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं? पहला कंडीशन और रिएजेंट हो सकते हैं हैलोजन एट हाई टेम्परेचर, हैलोजन हैज हाई टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा हम लोग रिएजेंट ले सकते हैं N ब्रोमो
दूसरा क्या ले सकते हैं, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, जिसको NBS भी बोलते हैं, जिसमें ब्रोमिनेशन होता है, जिसमें ब्रोमिनेशन यानी कि ब्रोमीन जाके अटैक मारता है, अल्काइल ब्रोमाइड फॉर्मेशन होता है, अल्काइल ब्रोमाइड फॉर्म होता है। क्लियर हो रहा। तीसरा हम लोग ले सकते हैं SO2Cl2, SO2Cl2 जिसमें क्लोरीन, इसमें भी डिफरेंट टाइप के ले सकते हैं। रिएक्शन देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसके लिए मैंने 3 कंडीशन से रिएक्शन करवा दिया। पहले में हमने क्या कर दिया, पहले में मान लो मैंने लिख दिया Cl2 at 450 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर बोले तो 452 डिग्री सेल्सियस। बनता क्या है CH2, मार्कर में दम नहीं है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 ये सही लिखो, क्या बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और एक क्लोरीन आके यहां पर लग जाएगा। एक और हम लोग करते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया NBS, तो यहां पर बन जाता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर आके ब्रोमीन लग जाता है। समझ में आ रहा है। मान लो एक और हमने किया, मैंने ले लिया हेलोजन Br2 at 450 डिग्री सेल्सियस, या तो 400 से 500 डिग्री भी लिखा रहेगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 Br। एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं, एक रिएक्शन और देखते हैं, यहां पर नीचे ऊपर ही लिखता हूं, चलो एक रिएक्शन और देखते हैं। मान लो मैंने यहां पर लिख दिया SO2Cl2, तो बन जाएगा CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज कॉल्ड एज अलाइल सब्स्टिट्यूशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, अलाइल सब्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 रिएजेंट मतलब 3 रिएजेंट याद रखना, एक SOCl2, दूसरा N ब्रोमोसक्सीनामाइड और तीसरा हैलोजेंस एट हाई टेम्परेचर, हैलोजन एट हाई टेम्परेचर, याद रहेगा। इसमें हम लोग अलाइल कंपाउंड लेते हैं, उसमें से इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक बार क्लोरीन ब्रोमीन से हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, है ना, यहां से करोगे यहां से वहां से, तो 3 क्लोरो प्रोटीन 1 ऐसा। IUPAC नेम आप कर लेना, इस आपके लिए होमवर्क रहेगा, इन सबका IUPAC नेम आप लिख लीजिएगा, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा। सो बच्चों यहाँ पर हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और स्टार्ट करेंगे हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है SN1 और SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायमॉलिकुलर, है ना, उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन भी देखेंगे। कई डिफरेंट टाइप्स के हम लोग सब्स्टिट्यूशन कराएंगे कंपाउंड का, जैसे साइनाइड से लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड का, ठीक है, अमोनिया का, समझ में आ रहा है, Cl का, Br का, तो अलग अलग तरीके के OH माइनस से सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, NH2 से सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। तो मतलब अल्काइल हैलाइड में Cl माइनस को निकाल के दूसरे कुछ ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच कराएंगे। तो ये रिएक्शन देखेंगे हम लोग अलग अलग तरीके का। और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि SN1 SN2 होता है, जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो इसको हम लोग डिप में करेंगे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए घर पे, जो भी आप पढ़ते हैं उन सारी चीजों को आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। जितना पढ़ते हैं एटलीस्ट तो हफ्ते में नहीं तो 1 बार से 2 बार तो आपको रिवीजन कर लेना ही चाहिए, नहीं तो आपको ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा। अगर आपको लंबे टाइम के लिए याद करना है तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट देना होगा। हर एक सब्जेक्ट को, मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट को आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना ही पड़ेगा। जितना भी पढ़ते हैं उनको टाइम टू टाइम रिवीजन करिए। मान लीजिए आप आज आपने एक चैप्टर का आधा पार्ट पढ़ा है, तो उस आधे पार्ट को ही रिवाइज करिए। जरूरी नहीं कि आप पूरा चैप्टर इतना पढ़ लोगे
और पूरा रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। तो मेहनत बेकार ना हो इसलिए आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। कोशिश करिए कि लिख के प्रैक्टिस करें। अगर आप रिएक्शन वगैरह याद करना चाहते हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो उनको लिख के कोशिश करेंगे। अगर लिख के पढ़ने की तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। एटलीस्ट इतना टाइम तक तो याद रखो कि एग्जाम तक हम लोग को याद हो जाए।